आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अनन्या को पकड़ते हुए ही सिद्धार्थ ने खुद की बॉडी को ट्विस्ट किया और उस आदमी को लात मारी। वो खंजर वाला आदमी उड़ते हुए सीधा दीवार से जा भिड़ा और सर केवल जमीन पर जा गिरा और चिल्लाया आ! अनन्या की आंखें पूरे टाइम कवर थी, इसलिए वो एक भी चीज नहीं देख सकी। इसलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। जब तक पुलिस की सायरन की आवाज नहीं गूंजने लगी तब तक सिद्धार्थ ने उसकी आंखों से हाथ नहीं हटाया था। तब उसने देखा 4 आदमी हार कर नीचे हारे हुए गिरे पड़े हैं, जो हिल भी नहीं पा रहे थे। उनके शरीर पर खून था और उनकी चोटें थोड़ी ज्यादा सीरियस थी क्योंकि वो दर्द से कराह रहे थे और चिल्ला रहे थे। सिद्धार्थ ने विजय को आवाज दी। उसका भी चेहरा हैंडसम था। अगर वो लंबा नहीं होता और उसने सूट नहीं पहना होता तो कोई भी उसे लड़की समझने की गलती कर लेता, लेकिन उसकी आंखों से एक बुरे आदमी की भी झलक मिल रही थी। वो बोला, मैंने इन 4 लोगों को एक सुंदर लड़की को छेड़ते देखा और ये लोग दूसरे लोगों को भी परेशान कर रहे थे। अगर मैं उन लोगों को सबक नहीं सिखाता तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग समझ पाते। एक आदमी जिसका पैर दूसरे आदमी की पीठ पर था, लेकिन जैसे ही उसका फोन बजने लगा वो भी हिलने लगा, जैसे उसे कोई सीरियस चोट नहीं आई हो। तभी पुलिस की गाड़ी से कुछ ऑफिसर्स बाहर निकले। जो पुलिस ऑफिसर उनको लीड कर रहा था वो लंबा चौड़ा रौबदार पर्सनालिटी वाला था और उसकी नजर भी तीखी थी। ये वही ऑफिसर था जो लास्ट टाइम अनन्या के क्लिनिक में आया था, नीरज दावे। अनन्या उन आदमियों के पास जाकर पूछना चाहती थी कि उसे पकड़ने के लिए उन्हें किसने ऑर्डर दिया था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी उसे बहुत तेज दर्द होने लगा। क्या हुआ? सिद्धार्थ ने पूछा। मेरे पैर में मोच आ गई थी। जैसे ही अनन्या ने ये बोला उसने महसूस किया कि उसकी कमर को किसी ने टाइटली पकड़ लिया है और उसके पैर भी हवा में हैं। इससे पहले कि वो हैरानी में चिल्लाती, सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। अनन्या को डर लग रहा था कि कहीं वो गिर न जाए, इसलिए उसने सिद्धार्थ को कसकर पकड़ लिया और बोली, तुम क्या कर रहे हो? मेरा पैर बस थोड़ा सा मुड़ गया है, लेकिन मैं चल सकती हूँ। जल्दी करो और मुझे नीचे उतारो। बहुत सारे लोग देख रहे थे। कितना शर्मनाक था। सिद्धार्थ ने अनन्या की बात को इग्नोर किया और वो उसे कार की तरफ ले जाने लगा। उसी टाइम विजय ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया और गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो गया। हम इस तरह से यहाँ से क्यों जा रहे हैं? क्या हमें पुलिस रिपोर्ट फाइल करने की जरूरत नहीं है? क्या हम ये भी नहीं पूछ रहे कि उन लोगों को किसने भेजा था? अनन्या ने तुरंत पूछा। वो ये पता करना चाहती थी कि उन लोगों को किसने भेजा था। उन लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद पुलिस वैसे भी उनसे सारी पूछताछ करेगी ही और उनको फोर्स करेगी कि वो बता दें कि उन्हें किसने भेजा था तुमको परेशान करने के लिए। अनन्या पुरानी घटना के बारे में सोचने लगी और उसे एहसास हुआ कि उसने पहले भी रिपोर्ट करवाने के लिए नहीं कहा था। सिद्धार्थ वाकई में कौन था? वो हैरानी से अपने पास बैठे आदमी को देख रही थी और उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी उस आदमी की बाहों में थी, इसलिए उसने थोड़ा सा दूर होने की कोशिश की। जब सिद्धार्थ को एहसास हुआ उसने अपनी नजरें अनन्या पर टिका ली। उसकी नजरें सागर की तरह गहरी थीं। अनन्या को थोड़ा अजीब महसूस हुआ और वो बोली, थैंक यू आज रात के लिए, पर तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। सिद्धार्थ ने नॉर्मली अपना हाथ बढ़ाते हुए उसके पैर को उठाकर अपने पैरों पर रखा। अनन्या थोड़ा सा हैरान थी और उसने कार के दरवाजे को पकड़ा और घबराते हुए पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने अपने गर्म हाथों से उसके पैर को सहलाया और उसकी पैंट को थोड़ा सा ऊपर फोल्ड किया और उसके पैर की मोच को देखा। अनन्या अनकंफर्टेबल होकर चिल्लाई, नहीं हिलो मत। सिद्धार्थ ने कहा। उसकी कार में एक छोटा सा मेडिकल किट था और सिद्धार्थ ने विजय से कहा कि उसमें से मेडिसिनल तेल दे। उसके बाद सिद्धार्थ ने अनन्या की चोट पर वो तेल लगाया और धीरे धीरे मसाज की। अनन्या को थोड़ी शर्म आ रही थी और उसका चेहरा लाल हो गया था, जैसे उसने ब्लश लगा रखा हो, लेकिन उसका दर्द कम हो गया था। थैंक यू, अब ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। अनन्या ने अपना पैर धीरे से हटाते हुए कहा। तुम मुझे थैंक यू करने का क्या प्लान बना रही हो? अनन्या ने अपनी आंखें झपकाते हुए उसे देखा और स्माइल करते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं थैंक यू कैसे बोलूं? कोई भी तरीका जो तुम चाहो, लेकिन ये बोलने वाला ना हो। सिद्धार्थ ने आराम से अनन्या की तरफ झुकते हुए कहा। अनन्या कुछ समझ नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ को अपने क्लोज देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका दिमाग बार बार उससे यही पूछ रहा था, वो इतना करीब क्यों आ रहा था? क्या वो चाहता था कि अनन्या उसे किस करे? अनन्या के चेहरे की ब्लशिंग लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करने वाली थी, अनन्या ने देखा सिद्धार्थ ने हाथ बढ़ाकर अनन्या की सीट के पॉकेट से एक गीला टिश्यू निकाला। उसने अनन्या की तरफ देखते हुए फिर अपने हाथ पोंछे। सिद्धार्थ की आंखों में मस्ती दिख रही थी। अनन्या ने जल्दी से अपना सर ऊपर किया और वो खिड़की से बाहर देखने लगी, जबकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या उसने ये किसी मतलब से किया था? उसके सारे काम एक खेल की तरह थे, लेकिन अच्छे भी थे। जैसे ही सिद्धार्थ ने देखा अनन्या का चेहरा काफी लाल हो चुका था, तो उसने कहा, तुम्हारा थैंक यू मैं बाद में ले लूंगा। अनन्या ने सिद्धार्थ की तरफ हेल्पलेस होकर देखा। ड्राइवर सीट पर बैठा विजय रिव्यू मिरर से उन दोनों की नजदीकियों को देख रहा था और उसे भी हंसी आ रही थी और वो सोच रहा था, इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अच्छा, ये वो लड़की थी जिसका नाम अनन्या था। नहीं, अगर सही कहा जाए यही वो लड़की अनन्या थी। वो अच्छी दिखती थी। उसके सफेद चमकदार दांत और उसके गुलाबी लिप्स उसे और सुंदर बना रहे थे, लेकिन उसने और सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी में बहुत सी सुंदर औरतों को देखा था। उनसे कंपेयर करें तो अनन्या थोड़ा एवरेज लुकिंग थी। सिद्धार्थ उसके साथ इतने टाइम से क्यों था, यहाँ तक कि वो उसके लिए इतना दूर तक आया था। तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ सो रहे हो? एक बार फिर अनन्या की आवाज कार में गूंज रही थी। तुम्हारा सामान तुम उसे वापस कब ले जाओगे? मैं कार में ही सोता था। सिद्धार्थ ने अनन्या की बात खत्म होने से पहले ही जवाब दिया। अनन्या शॉक थी। क्या सच में सिद्धार्थ की हालत खराब थी? मेरी पूरी बॉडी अकड़ गई है, क्या मैं तुम्हारे घर जाकर नहा सकता हूँ? सिद्धार्थ ने पूछा। अनन्या ने सिद्धार्थ के कपड़ों को देखा और नोटिस किया कि उसने वही सेम कपड़े पहन रखे थे जो उसने उस दिन अनन्या के घर से जाते टाइम पहने हुए थे, इसलिए अनन्या ने हाँ कह दिया। सिद्धार्थ ने आज अनन्या की बहुत हेल्प की थी। वो सिद्धार्थ के उसके घर चलकर नहाने से और कपड़े चेंज करने से कैसे मना कर सकती थी? लेकिन क्या सच में उसके पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी? सिद्धार्थ के पास उसका वो दोस्त पुलिस ऑफिसर था और वो भी जो गाड़ी चला रहा था। वो लोग उसे इग्नोर नहीं कर सकते थे, है ना?
ये सब बातें सुनकर विजय के हाथ जैसे स्टीयरिंग से छूट रहे थे और उसने अपने मन में सोचा कि सिद्धार्थ कितना बेशर्म और चालाक आदमी था। लेकिन विजय को तभी एहसास हुआ कि उसे अभी सिद्धार्थ से बहुत कुछ सीखना था। सिद्धार्थ सच में ही अच्छा खिलाड़ी था। वो यहाँ से कैसे गुजरा था और कैसे वो कुछ दिनों से बिना नहाए कार में ही सो रहा था, ये सब झूठ थे। वो घर से निकलने से पहले ही नहाया था। इसी दिन अनन्या इस आदमी के हाथों बर्बाद होने वाली थी। विजय सच में अनन्या को बताना चाहता था कि वो सिद्धार्थ पर विश्वास ना करे। वो दिन में तो बहुत शरीफ नजर आता था, लेकिन रात में राक्षस बन जाता था। जैसे वो एक शाकाहारी इंसान जैसा लगता था, लेकिन असल में वो एक मांसाहारी था जो किसी भी तरह का मीट खा लेता था। जो भी उसे मिलता था वो भेड़ के कपड़ों में छिपा एक भेड़िया था। जैसे ही कार अनन्या के अपार्टमेंट के बाहर रुकी, अनन्या ने अपनी सीट बेल्ट खोली और कार का दरवाजा खोला। लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले ही सिद्धार्थ ने उसे इशारा किया कि बैठी रहो। अनन्या ने सिद्धार्थ की तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि वो बैठे रहने के लिए ही कह रहा था। उसके बाद वो कार से बाहर निकला और अनन्या की तरफ आकर उसे उठा लिया। अनन्या ने उसे बार बार नीचे उतारने के लिए कहा, पर सिद्धार्थ ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये तब तक था जब तक वो लोग अपार्टमेंट के दरवाजे तक नहीं पहुंच गए और उसे दरवाजा खोलना था। तब सिद्धार्थ ने फाइनली अनन्या को नीचे उतारकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। उसी टाइम लतिका अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली। उसने मास्क नहीं पहन रखा था, इसलिए उसका सुंदर चेहरा दिख रहा था। लतिका की नजर अनन्या पर पड़ी और उसने देखा कि अनन्या एक पैर पर खड़ी थी, इसलिए उसने नजदीक आकर पूछा, क्या हुआ? अनन्या ने लतिका को देखकर स्माइल की और कहा, कुछ नहीं, बस पैर में जरा सी मोच आ गई है। लतिका ने अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके ठीक होने का कंफर्म करके सिद्धार्थ को देखा और कहा, जब किसी कपल में लड़ाई होती है तो आदमी को ही माफी मांगनी चाहिए, तुम्हें तुम्हारी वाइफ को परेशान नहीं करना चाहिए। ये बोलने के बाद लतिका फिर से अपने अपार्टमेंट के अंदर चली गई। अनन्या हैरान थी, लतिका क्या कह रही थी? उसने सिद्धार्थ की चिंता कब की थी? उसी पल सिद्धार्थ की आंखें गहरे पूल की तरह थी कि उनमें कोई नहीं देख सकता था। उसकी नजरें अनन्या को परेशान कर रही थी। अनन्या का चेहरा फिर से लाल हो गया था। वो सिद्धार्थ को सब कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा ये जरूरी नहीं था, इसलिए फिर उसने नाटक किया कि जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना था। दरवाजा बंद करके वो अपने अपार्टमेंट में चली गई। जाओ और नहा लो अगर तुम चाहो, मैं कुछ रेस्ट करने के लिए अपने रूम में जा रही हूँ, अनन्या ने अपने रूम में जाते हुए कहा और फिर मुड़कर भी नहीं देखा। सिद्धार्थ ने अनन्या को जाते हुए देखा, फिर वो पलटा और उसने नोटिस किया कि डाइनिंग टेबल पर पास्ता रखे हुए थे। ये देखकर सिद्धार्थ खुद से ही बोलने लगा, वो ये सब फिर से क्यों खा रही थी? वो हर टाइम इस तरह बाहर का खाना या स्पाइसी खाना खा रही थी। क्या वो सच में एक प्रोफेशनल डॉक्टर थी? अगर वो रोज इस तरह का ही खाना खाएगी तो क्या उसे डर नहीं लगता कि उसका दिमाग खाली हो जाएगा और वो मोटी हो जाएगी? जिस दिन से सिद्धार्थ गया था उसका बेडरूम वैसा का वैसा ही था, कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ था। सिद्धार्थ ने कहा था कि वो नहाने आया था, लेकिन अपने बेडरूम में आते ही वो अपने बेड पर लेट गया था और हिला भी नहीं, तब तक जब तक कि उसने अपने पास वाले कमरे से चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। सिद्धार्थ जल्दी से खड़ा हुआ और पास वाले कमरे की तरफ भागा। जैसे ही उसने जल्दी से दरवाजा खोला, उसने देखा अनन्या एक चेयर पर खड़ी थी और उसका एक हाथ अपनी अलमारी के ऊपर वाले शेल्फ पर था और दूसरे हाथ में उसने कुछ पकड़ रखा था, जबकि एक पेपर बॉक्स जमीन पर गिरा हुआ था। तुम क्या कर रही हो? अचानक आई इस आवाज ने अनन्या को पलटने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही वो मुड़ी, उसका चोट वाला पैर उसका भार संभाल नहीं पाया और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ गिरने वाली थी। एक बार फिर वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वो चिल्लाई, आह! सिद्धार्थ जल्दी से आगे आया और उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। अनन्या थोड़ा डर गई थी, इसलिए उसने सिद्धार्थ को कसकर पकड़ लिया और कहा, इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। थैंक यू। तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? सिद्धार्थ ने उसे कमर से पकड़कर बेड पर लिटाया। मेडिसिन किट, अनन्या ने जवाब दिया। अनन्या भी नहाई थी और वो सोने से पहले अपनी चोट पर थोड़ा मेडिसिनल ऑयल दोबारा लगाना चाहती थी, लेकिन मेडिसिन किट अलमारी के सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर रखी हुई थी। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें चोट लगी हुई है? तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? सिद्धार्थ ने उसे ऊपर शेल्फ से किट उतारते हुए कहा। उसकी आंखों में कोई मस्ती नहीं दिख रही थी। पहले तो अनन्या को लगा था कि सिद्धार्थ को बुलाना चाहिए, लेकिन जब उसने अपनी इस अजीब सी रिलेशनशिप के बारे में सोचा तो उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और उसे ये भी लग रहा था कि अगर वो नहा रहा होगा तो वो नहीं सुन पाएगा। जैसा कि अनन्या के पैर पर ज्यादा चोट नहीं लगी थी, उसे लगा था वो चेयर पर खड़े होकर कुछ सामान तो ले ही सकती थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि जैसे ही वो अलमारी खोलेगी, ऊपर रखा हुआ बॉक्स उसके सर पर आकर गिरेगा। सिद्धार्थ ने मेडिसिन किट खोली और उसमें से तेल निकालकर अनन्या के पैर पर मसाज करने लगा। थैंक यू, अनन्या ने अच्छे से हंसते हुए कहा, लेकिन फिर भी उसके एक्सप्रेशंस थोड़े से कंफ्यूजन वाले थे। नहाने के बाद अनन्या के लिए पैंट्स पहनना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए उसने नाइट गाउन पहन लिया था। जब सिद्धार्थ ने उसे बेड पर लिटाया था तो उसका नाइट गाउन थोड़ा सा ऊपर हो गया था और उसके लॉन्ग एंड अट्रैक्टिव लेग्स थोड़े से दिख रहे थे। ये एक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला सीन था। जब सिद्धार्थ उसके पैर पर मसाज कर रहा था तो उसकी नजरें थोड़ा ऊपर गईं और उसने देखा अनन्या का गाउन थोड़ा सा ऊपर हो गया था। उसका हाथ तुरंत रुक गया और उसके दिमाग में गंदे ख्याल आने लगे। अपनी आंखों की गहराई छिपाने के लिए सिद्धार्थ ने आंखें नीचे कर ली थी। अनन्या ने कुछ भी अलग सा महसूस नहीं किया और वो जमीन पर गिरे बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए सिद्धार्थ से बोली, क्या तुम मेरे लिए वो बॉक्स उठा सकते हो प्लीज? अनन्या बस ये सोच रही थी कि क्यों उसके मास्टर हैंडसम ने ये मेडिसिन किट अलमारी के सबसे ऊपर वाले शेल्फ में रखी थी और ये मेडिसिन किट की जगह एकदम ऐसी थी जैसे वो उस बॉक्स को छुपा रही थी जो अभी जमीन पर गिरा हुआ पड़ा था। इस बॉक्स में क्या था? एक कीमती खजाना। सिद्धार्थ की नजरें अनन्या के मासूम और भोले चेहरे पर पड़ी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। तेल से मसाज करने के बाद उसने बेड पर रखी ब्लैंकेट को उठाया और जल्दी से अनन्या के पैरों को ढक दिया। अनन्या उस ब्लैंकेट के ऊपर ही बैठी थी, इसलिए इस तरह से उसे ढकने के कारण वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। उसने अपनी बॉडी को थोड़ा हिलाया और ब्लैंकेट को अपने नीचे से निकालने की कोशिश करने लगी ताकि वो आराम से बैठ सके और खुद को दोबारा अच्छे से कवर कर सके। लेकिन जैसे ही उसने ब्लैंकेट को हाथ लगाया, सिद्धार्थ ने उसे रोक दिया। तुम क्या कर रही हो? सिद्धार्थ की आवाज गहरी और नर्वस थी। पहले तो अनन्या थोड़ा सा चौंक गई उसके यहाँ होने से, लेकिन फिर एक पल बाद अनन्या ने उसकी तरफ हैरानी से देखकर कहा, मैं ब्लैंकेट के ऊपर बैठ गई हूँ।
उसने समझाते हुए कहा। सिद्धार्थ की आंखों में अजीब सी फीलिंग थी, लेकिन अनन्या ने ये नोटिस ही नहीं किया। वो जल्दी से वो बॉक्स उठाने के लिए धीरे से मुड़ा और जब तक वो दोबारा पलटा तब तक अनन्या ब्लैंकेट के अंदर थी और केवल उसके हाथ बाहर थे और उसने बॉक्स लेते हुए कहा, थैंक यू। अनन्या ने सिद्धार्थ से वो बॉक्स लिया और उसे खोला। बॉक्स के अंदर कोई खजाना नहीं था जैसा अनन्या ने सोचा था, बल्कि उसके अंदर कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स थे। उन रिकॉर्ड्स पर लिखा इलाज भी एकदम अलग था और वो हॉस्पिटल्स भी एकदम अलग थे। अनन्या जानना चाहती थी कि क्यों उसके मास्टर हैंसन ने वो सारे रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए थे और उन्हें एक बॉक्स में रखा था। अनन्या ने डिसाइड किया कि वो अपने टीचर के कमरे में जाकर चेक करेगी, लेकिन जैसे ही उसने ब्लैंकेट हटानी चाही, सिद्धार्थ ने उसे फिर से रोक दिया। इस बार सिद्धार्थ ने उसे कंधे पर हाथ रखकर बेड पर लेटने के लिए ही फोर्स किया और कहा, तुम सो क्यों नहीं जाती? जैसे ही वो लेटी, अनन्या ने अपनी आंखें हैरानी से और ज्यादा खोल ली और सिद्धार्थ की काली गहरी आंखों में देखने लगी। वो हैरान थी और उसकी धड़कन तेज हो गई थी। सिद्धार्थ ने दबाव डालते हुए ऑर्डर दिया। सिद्धार्थ की सांसें अनन्या के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी बड़ी बड़ी पलकें झपकने लगी और उसकी आवाज थोड़ी सी लड़खड़ाई और वो बोली, तुम अगर ऐसे करोगे तो मैं कैसे सो सकती हूँ? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग भाव थे, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो अचानक खड़ा हुआ और अपने साथ वो बॉक्स भी लेकर रूम से बाहर जाने लगा। बेडरूम का दरवाजा बंद करने से पहले वो रूम की लाइट बंद करने के लिए पलटा और उसकी नजरें अनन्या पर गई। वो उसे ही देख रही थी। जैसे ही सिद्धार्थ की आंखें अनन्या से मिली, अनन्या को थोड़ी सी शर्म आ गई, इसलिए वो बेड पर लेट गई और उसने खुद को पूरा सर तक ब्लैंकेट से कवर कर लिया। सिद्धार्थ को ये देखकर हंसी आ गई। उसके बाद उसने लाइट्स बंद कर दी। रूम से निकलने के बाद उसे भी उन मेडिकल रिकॉर्ड्स को जानने की इच्छा थी। अगले दिन अनन्या जाग गई और अपने पैर की मसाज करने लगी और वो बिना किसी परेशानी के चल सकती थी, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं, इसलिए उसे अभी थोड़े और आराम की जरूरत थी। नहाने के बाद जब वो बाथरूम से निकली तो उसने देखा सिद्धार्थ ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसके पास वही आदमी बैठा था जिसने कल उसे बचाने में उसकी मदद की थी। जैसे ही सिद्धार्थ ने आवाज सुनी, उसकी नजर अनन्या पर पड़ी। सूरज की रोशनी सिद्धार्थ के शरीर पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। गुड मॉर्निंग अनन्या। विजय ने भी अनन्या को देखा, इसलिए उसने उसे स्माइल करते हुए विश किया। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अनन्या कल उस आदमी को थैंक यू बोलना भूल गई थी, इसलिए वो भी उसकी तरफ हंसते हुए बोली, हेलो मिस्टर विजय। जब अनन्या डाइनिंग टेबल पर बैठी तो सिद्धार्थ ने उसके सामने एक गर्म पानी का ग्लास रख दिया और फिर कहा, ब्रेकफास्ट खत्म करके मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना। उन आदमियों को ऑर्डर देने वाला कौन था? अनन्या ने तुरंत पूछा। उन चारों आदमियों ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन उन लोगों ने कभी उस आदमी का चेहरा नहीं देखा जो उन्हें ऑर्डर्स दिया करता था। वो आदमी उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट करता था और पैसे भी ऑनलाइन ही ट्रांसफर किया करता था, लेकिन उन्होंने उसकी बातचीत रिकॉर्ड कर रखी थी। हमें तुम्हारी जरूरत है कि तुम उन रिकॉर्डिंग्स को सुनो और बताओ अगर वो किसी जाने पहचाने आदमी को हो। विजय ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए हंसा। अनन्या ने समझते हुए सर हिलाया, फिर उसने चम्मच लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जब उसने विजय को ब्रेकफास्ट लेते हुए देखा तो उसने अपना हाथ फिर से पीछे कर लिया। उनके हाथ टच नहीं हुए थे, लेकिन अनन्या ने देखा कि विजय ने अपना हाथ बहुत तेजी से पीछे कर लिया। अनन्या ने पानी पीते हुए उसकी तरफ देखा। उसी टाइम सिद्धार्थ ने भी विजय को देखा। उसे लगा नहीं था कि विजय इस तरह से रिएक्ट करेगा। जब विजय को एहसास हुआ कि दो लोग उसकी तरफ देख रहे थे, उसे थोड़ी सी हेजिटेशन हुई, इसलिए वो हंसने लगा और बोला, मैं एक बकरी के भोले बच्चे की तरह हूँ जो कभी भी किसी लड़की के कांटेक्ट में नहीं आया, इसलिए मैं थोड़ा शर्मिला हूँ। अनन्या पूरी तरह से हैरान हो गई थी। अनन्या को लग रहा था कि विजय बहुत ज्यादा घमंडी और गुस्से वाला था, कोई शर्मिला आदमी नहीं। सिद्धार्थ ने अनन्या की थाली में ब्रेकफास्ट सर्व किया और कैजुअली बोला, इस पागल को इग्नोर करो। गुस्से में विजय बोला, कौन है पागल? तुम पागल हो। मैं एक बहुत शरीफ हूँ। मेरी पहली केस, पहला प्यार और वर्जिनिटी सब बरकरार है। उसके बाद विजय ने अनन्या की तरफ उम्मीद से देखा और कहा, अनन्या जब तक तुम चाहो। बोलते बोलते उसकी बॉडी अकड़ गई। सिद्धार्थ की नजरें किसी कटर की तरह तेज थीं। जब विजय सोच रहा था कि उसे सिद्धार्थ ने धोखा दिया था, उसने तुरंत अपनी बात चेंज कर दी। तुम मुझे अपना एक अच्छा फ्रेंड कहकर मिलवा सकते थे, इस तरह मैं तुम्हारी फ्रेंड को अपना सब पहला दे सकता था। अनन्या तुरंत जोर से हंसने लगी। क्या वो अनन्या के साथ फ्लर्ट कर रहा था? लेकिन उन दोनों के हाथ टच भी नहीं हुए थे। वो ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा था जैसे एक चूहे ने एक बिल्ली देख ली हो? सिद्धार्थ ने अनन्या को देखा और पूछा, इस बात में ऐसा क्या था जो तुम हंस रही हो? अनन्या की स्माइल फीकी हो गई जैसे ही उसने सिद्धार्थ को देखा। हंसने में क्या गलत था? क्या ये आदमी सिद्धार्थ का फ्रेंड नहीं था? विजय कुछ नहीं बोला। विजय को एहसास हुआ कि उन दोनों का रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं था जितना उसने सोचा था। विजय को पहले लगा था कि सिद्धार्थ ने अनन्या को जीत लिया था और उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, लेकिन अभी भी सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहली स्टेज भी पार नहीं की थी। ये सब कितने स्लो हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अनन्या पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी हुई। वो बेडरूम में रखा अपना फोन लेने वापस गई। तब विजय ने सिद्धार्थ से बहुत गंदे तरीके से कहा, अनन्या थोड़ी अलग लगती है। इसे सिंपल शब्दों में कहें, ऐसा लगता है कि अनन्या सिद्धार्थ को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। सिद्धार्थ ने विजय की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये अजीब है? विजय ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ये अजीब है। यहाँ तक कि वो एक शांत, अभिमानी, मिस्टीरियस, सिंपल लिविंग वाला आदमी सिद्धार्थ था, फिर भी अनन्या उसे पसंद नहीं करती थी। सिद्धार्थ के पास अब कौन सा घमंड रह गया था? कोई भी नहीं। अनन्या ने सब खत्म कर दिए थे। जिस तरह से विजय सिद्धार्थ का फिर से मजाक उड़ा रहा था, सिद्धार्थ ने कहा, सभी पुराने कपल्स को ये सब पसंद नहीं होता। विजय धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, घमंड? कौन घमंड की परवाह करता जब कोई इतना चालाक हो? सिद्धार्थ खराब, चालाक, धोखेबाज और बेशर्म था। अनन्या के अपने रूम से आने के बाद वो तीनों पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन के रिसेप्शन एरिया के अंदर विजय काउंटर पर झुककर वहां बैठी फीमेल पुलिस से फ्लर्ट करने लगा। उनमें से एक पुलिस वुमन सच में विजय में इंटरेस्ट दिखा रही थी और वो भी उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन विजय ये देखकर खुद उस औरत से कुछ मीटर दूर हो गया। अनन्या को विजय को देखकर लगा कि ये आदमी सच में खराब था और औरतों से बिना कुछ सोचे समझे छेड़खानी कर रहा था। लेकिन जब अनन्या ने उसे अच्छे से ऑब्जर्व किया तो उसने देखा विजय उन औरतों से कुछ दूर खड़ा था। वो पक्का नहीं कह सकती थी कि शायद ये उसका प्रोफेशन था, लेकिन उसे लगा कि विजय के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर थी।
विजय को रिसेप्शन पर छोड़कर अनन्या सिद्धार्थ के साथ उन रिकॉर्डिंग्स को सुनने पुलिस स्टेशन के अंदर गई। जिस लड़की की आवाज उसमें रिकॉर्ड थी वो पक्का ही रितिका की थी। अनन्या इस आवाज से बहुत ज्यादा फेमिलियर थी, इसलिए उसने उसे तुरंत पहचान लिया था। जैसा कि रितिका ने नहीं सोचा था कि आवाज रिकॉर्ड भी हो सकती थी, इसलिए उसने वॉइस चेंजर का यूज नहीं किया था। बेशक अनन्या को पहले ही लग रहा था कि उन चारों आदमियों को भेजने के पीछे रितिका ही हो सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो उम्मीद कर रही थी कि शायद ये उसकी गलतफहमी हो। वो रितिका के साथ बड़ी हुई थी, भले ही उन दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती थी, लेकिन उसके दादाजी के होने से अनन्या उसे अपनी फैमिली ही समझती थी। लेकिन अनन्या ये सोचकर खुद का ही मजाक उड़ा रही थी। यहाँ तक कि सगे भाई बहन में भी जायदाद पर अक्सर बुरी तरह झगड़े हो जाया करते हैं, और फिर वो और रितिका तो सगे हैं भी नहीं, हमारा तो बस नाम का रिश्ता था। घर जाते टाइम अनन्या की नजरें कार की खिड़की के बाहर ही थीं, और उसके चेहरे पर कुछ निराशा दिखाई दे रही थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विजय भी उसकी तरफ दया से देख रहा था। विजय को पहले लगा था कि सिद्धार्थ अनन्या को कुछ बोलेगा और चीयर करेगा, लेकिन सिद्धार्थ को देखते हुए उसका ये ख्याल हवा हो गया। सिद्धार्थ की नजरें शांत थीं और उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं दिख रहा था। उसका बात करने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। घर आने के बाद विजय ने अनन्या की तरफ स्माइल करते हुए देखा और कहा, इस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर तुम इस मैटर को सॉल्व करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। भले ही सिद्धार्थ पत्थर दिल था, विजय कभी भी उससे विश्वासघात नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सिद्धार्थ की हेल्प करने का डिसाइड किया ताकि वो अनन्या को कंफर्टेबल कर सके। थैंक यू, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, अनन्या ने धीरे से स्माइल करते हुए कहा। अनन्या इस मैटर को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे इस पर ध्यान से सोचने की जरूरत थी कि वो क्या करे। फाइनली उसे लगा कि उसके टीचर के गायब होने का इन सब से कुछ लेना देना है, इसलिए उसने अपने बड़े अंकल की फैमिली को एक सबक सिखाने की उम्मीद की। लेकिन अनन्या को एहसास हुआ कि विजय एक अच्छा आदमी था। अनन्या ने विजय की तरफ देखा और एक पल के लिए थोड़ा सोचने लगी और फिर बोली, मिस्टर विजय, क्या आपको सोने में तकलीफ हो रही है और आपको मुंह में छाले हो गए हैं और आप औरतों के पास होने से खुद को थोड़ा परेशान महसूस कर रहे हैं, जबकि आदमियों के पास रहकर आप। उसी पल अनन्या ने हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखा, फिर एक बहुत ही अच्छी स्माइल के साथ वो विजय से बोली, क्या आपको कुछ अजीबोगरीब इच्छाएं भी हो रही हैं? विजय उस टाइम पानी पी रहा था और अनन्या के ये शब्द सुनकर वो पानी नहीं निकल पा रहा था और उसने पानी बाहर निकाल दिया। विजय ने अपना मुंह टिश्यू से साफ किया और अनन्या की तरफ देखा जैसे वो कोई मजाकिया कहानी सुना रही थी, और फिर धीरे से कहा, तुम क्या बकवास बोले जा रही हो? उसी पल सिद्धार्थ अनन्या की पहले वाली नजर का मतलब समझ गया, इसलिए उसने अपना हाथ उठाया, अनन्या के सर पर रखा और उसके बाल बिगाड़ दिए और फिर उसे वही दो शब्द कहे, लिटिल सिको। लिटिल सिको। विजय ने हैरानी से इन शब्दों को रिपीट किया। अनन्या तुरंत चिल्लाई, मुझे ये मत बुलाओ। सिद्धार्थ ने भी विजय को देखा और कहा, हाँ तुम इसे मत बुलाओ। विजय फिर से बड़बड़ाते हुए बोला, इन दोनों को तो एक ही हो जाना चाहिए, उसे लिटिल सिको कहने में क्या हर्ज था? अनन्या ने अपने बैग में से नीले रंग के फिल्टर ग्लासेस निकाले और ये दिखाया कि वो प्रोफेशनल है। सीरियस होते हुए अनन्या बोली, मैंने अभी तक तुम्हारी पल्स चेक नहीं की है, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत गर्मी है। मैंने नोटिस किया है कि तुम्हें औरतों के कांटेक्ट में आना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम उन्हें इग्नोर करते हो। विजय ने अनन्या की बात को काटते हुए जोर से सांस ली। विजय ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें इसके बारे में अपने हस्बैंड से पूछने की जरूरत है, वही इसका कारण है। मेरा हस्बैंड? अनन्या को नहीं पता था कि वो क्या बोले। हाँ तुम्हारा हस्बैंड, अगर वो नहीं होता तो मैं कभी भी इस हालत में नहीं होता, विजय ने सिद्धार्थ को देखते हुए कहा। सिद्धार्थ ने उसे छेड़ते हुए जवाब दिया, उसका हस्बैंड सोचता है कि तुम ये डिजर्व करते हो। वो उसका आदमी कैसे था? वो और सिद्धार्थ बर्फ की तरह प्योर थे। अनन्या ने आगे पूछा, वाकई में हुआ क्या था? क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो? विजय ने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। वो उस शर्मनाक घटना के बारे में बात नहीं करना चाहता था। जो तुम कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग तुम अभी औरतों को इग्नोर करने लगे हो। तुम इसे अभी नोटिस नहीं कर रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस हो जाएगी, अनन्या ने कहा। विजय को यकीन नहीं हो रहा था, उसे अनन्या के शब्द मजाक लग रहे थे, इसलिए वो बोला, क्या ये उतनी सीरियस है? अनन्या ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कभी भी किसी की बीमारी के बारे में मजाक नहीं करती। तुम मुझे बता सकते हो कि ये कब शुरू हुआ और क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं? विजय ने सच में अपनी इस कंडीशन के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन उसे सोचने में तकलीफ तो होती थी और वो लगभग हर रात दवाई लिया करता था। उसे लगता था ये टाइम के साथ सही हो जाएगा, लेकिन अब जब उसने अनन्या के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन देखे तो उनको देखकर नहीं लग रहा था कि अनन्या मजाक कर रही थी। विजय इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता था। इस टाइम सिद्धार्थ हमेशा की तरह शांत ही रहा, लेकिन उसकी आंखों में मस्ती दिख रही थी और वो अनन्या की तरफ झुका और उसने अनन्या के कान में कुछ कहा। जैसे ही अनन्या ने वो सुना, उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो गईं और उसने विजय की तरफ अविश्वास से देखा। विजय के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो दांत पीसते हुए बोला, मिस्टर सिद्धार्थ, मेरी परमिशन के बिना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए कुछ भी बोलने की? अगर तुम अपने असिस्टेंट से मुझे जबरदस्ती दारू पिलाने के लिए नहीं कहते तो मैं इतने नशे में नहीं होता और अपना होश नहीं खोता कि एक सर्जिकल मास्क पहने हुए लड़की मेरा रेप कर दे। मुझे पहले लगा था कि उसकी बॉडी और आंखें सुंदर हैं तो वो भी बहुत अच्छी दिखती होगी, लेकिन जैसे ही मैंने उसका मास्क हटाया वो बहुत बदसूरत थी। विजय को ये सब बताने में बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो सिद्धार्थ को ऐसे देखने लगा जैसे उससे करोड़ों रुपए मांगता हो। अनन्या ने अपना लिप बाइट कर लिया। वो हंसना चाहती थी, लेकिन उसकी हंसने की हिम्मत नहीं हुई। सच में सिद्धार्थ ने अनन्या के कान में केवल 10 शब्द कहे थे, अपनी आंखें बड़ी करो और उसकी तरफ हैरानी से देखो। बेशक सिद्धार्थ विजय के बारे में बात कर रहा था और लास्ट में अनन्या ने वही किया जो सिद्धार्थ ने कहा था और विजय ने सब उगल दिया जो वो छुपा रहा था। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एक बार फिर सिद्धार्थ बहुत चालाक निकला, लेकिन ये अच्छी बात थी कि विजय अपने साथ हुई घटना के बारे में बोल पाया। तुम्हारी प्रॉब्लम एक मानसिक बीमारी का टाइप है, इसे हल्के में मत लो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट लो और अगर तुम बात कर सकते हो तो किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ।
नहीं तो तुम मुझे भी बता सकते हो, मैं तुम्हारी कुछ हद तक तो मदद कर दूंगी। अनन्या ने कहा, तुम एक आयुर्वेदा की डॉक्टर हो ना? विजय अपनी इस शर्मनाक घटना के बारे में किसी साइकियाट्रिस्ट को नहीं बताना चाहता था, बल्कि वो तो इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता था। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मुझे साइकोलॉजी पढ़ने के लिए कहा गया था। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस पहली स्टेज वाली मानसिक बीमारी को दूर करने में कुछ हद तक तो जरूर हेल्प कर पाऊंगी। विजय ने अनन्या के कॉन्फिडेंस एक्सप्रेशंस को देखा और कहा, तो फिर बताओ तुम मेरी मदद कैसे करोगी? ऐसा लगता है जिस औरत ने उस दिन तुम्हारे साथ ये सब किया था, तुम हर टाइम उसी के बारे में सोचते रहते हो जब भी किसी औरत को देखते हो, और जो डर तुम्हें महसूस होता है वो ऐसा है जैसे किसी को भूत देखकर लगता है। अनन्या ने एनालाइज करके कहा। विजय इस बात को मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन अनन्या सही कह रही थी। अगर तुम इसे ऐसे ही बहुत टाइम तक बिना इलाज कराए छोड़ दोगे और ये कंटिन्यू रही तो तुम्हारी बीमारी धीरे धीरे बढ़ जाएगी और तुम्हें औरतों से डर बैठ जाएगा। अनन्या ने आगे समझाते हुए कहा, औरतों से डर? विजय कहना चाहता था कि ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसने अपने दर्द को कम करने के लिए एक औरत को अभी हाल ही में बुलाया था, लेकिन वो फेल हो गया था, क्योंकि एक नॉर्मल सा टच भी उसे उस रात की याद दिला देता था। उसके बाद वो जानकर औरतों से कांटेक्ट नहीं करता था, भले ही वो उनके सामने खड़ी हो। विजय को एहसास हुआ, अगर ये सब ऐसे ही ज्यादा टाइम तक चलता रहा तो अनन्या का कहना सही हो सकता है। तुम्हारी अभी की सिचुएशन को देखकर लगता है उस औरत ने तुमको अट्रैक्शन और रिजेक्शन की कंफ्यूज्ड फीलिंग्स दे दी हैं, इसलिए तुम ऐसे हो गए हो। विजय ने हैरानी से अनन्या को देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? अनन्या ने अपना मतलब समझाते हुए कहा, मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि तुम्हारी ऐसी हालत इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो बदसूरत थी, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो तुम पर हावी थी। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि वो तुमसे सेक्सुअली रिस्पॉन्स चाहती थी और तुम वो नहीं दे पाए। विजय हैरान था और कुछ नहीं बोल सका। विजय को कुछ समझ नहीं आया था जो भी अनन्या ने कहा। ये देखकर अनन्या ने उसके लिए चीजों को सिंपल कर दिया और कहा, अगर मैं डायरेक्ट कहूँ, तुम जब किसी औरत के साथ सोते हो तो तुम्हें जो फील होता है उसे तुम एंजॉय तो करते हो, लेकिन तुम उसका चेहरा नहीं देखना चाहते। इसी वजह से तुम्हें ये मानसिक बीमारी हो गई है। ये अभी एक सीरियस कंडीशन नहीं है। अब हम इसका कारण जानते हैं तो हम इस पर फोकस कर सकते हैं। तुम्हें बस सही इलाज की जरूरत है और तुम ठीक हो सकते हो। क्या वो सच में एक बदसूरत औरत से अट्रैक्ट हुआ था? विजय हैरानी से अनन्या को देख रहा था, जैसे वो एक अजीब से इंसान को देख रहा हो। सिद्धार्थ के एक्सप्रेशंस भी उदासी भरे थे जब वो अनन्या को देख रहा था, लेकिन अनन्या अभी भी अपने एनालिसिस पर ही फोकस्ड थी। चीजों को समझने के बाद वो आगे बोली, एक साइकियाट्रिस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए एक सुझाव है कि बाहर जाओ और खुद को लोगों में ज्यादा इन्वॉल्व करो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि हम तुम्हारी गर्मी निकालें, तब तुम अपना मूड अच्छा रखना और तुम्हें अपने उस खराब एक्सपीरियंस को भूलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद गर्मी को निकालने, विजय ने कट करते हुए कहा, जब कभी कोई औरत आदमी से गर्मी निकालने के लिए कहती है तो इसका मतलब कुछ सेक्सुअल होता है। विजय एकदम जोर से हंसने लगा। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें विजय की तरफ घुमाई और उसे धमकी भरी नजरों से घूरा, जिनमें एक अलग सी पावर थी। अचानक कमरे में बहुत ठंड महसूस होने लगी क्योंकि टेम्परेचर 10-20 डिग्री गिर गया था। विजय खड़ा हुआ और अपना सूट ठीक करते हुए बोला, मुझे लगता है लंच का टाइम हो गया है। अनन्या, मुझे सच में तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। चलो मैं तुम्हें लंच पर लेकर चलता हूँ, मैं नीचे जाकर कार निकालता हूँ। विजय को जाता हुआ देखकर अनन्या ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। उसके बाद अनन्या ने पलटते हुए सिद्धार्थ को देखा और कहा, क्या मुझे उसे ट्रीटमेंट देने के लिए नहीं कहना चाहिए था? वो अचानक लंच की बात क्यों करने लगा? सिद्धार्थ के एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे वो खुद हैरान था। अनन्या ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, क्या मैंने उसे शर्मिंदा कर दिया क्योंकि मैं उससे डायरेक्ट बात कर रही थी? क्या उसको देखकर लगता है कि उसे शर्म आ रही थी? सिद्धार्थ ने खड़े होते हुए अनन्या से पूछा। अनन्या ने हंसते हुए कहा, नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो वो लंच पर जाने के लिए इतनी जल्दी में क्यों था? उन लोगों को अभी घर पर आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और विजय उनसे फिर से बाहर चलने को कह रहा था। लेकिन हाँ, ये सच में लंच का टाइम था और अनन्या को 2 आदमियों के लिए खाना बनाना नहीं आता था। अनन्या अचानक अपने टीचर को याद करने लगी। उसे उनके हाथ का खाना खाए बहुत टाइम हो गया था। आज मुझे ट्रीट देने दो, मैं तुम दोनों को थैंक यू करना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने मुझे बचाया और पुलिस स्टेशन लेकर गए। अनन्या उनको फॉलो कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सिद्धार्थ अचानक पलटा और उसे दरवाजे पर ही रोकते हुए बोला, क्या इस तरह तुम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हो? सिद्धार्थ का क्या मतलब था? अनन्या हैरान हो गई थी और बोली, मैं विजय को सुबह से ऑब्जर्व कर रही थी और मुझे लगा कि उसके साथ कुछ तो गलत है। भले ही वो तुम्हारा दोस्त नहीं होता, मैं फिर भी सोचती कि वो एक अच्छा दिखने वाला आदमी था, इसलिए मैंने उससे बात की। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तुमने मुझे क्यों कोई एडवाइस नहीं दी? सिद्धार्थ ने पूछा। तुम बीमार हो? जब लास्ट टाइम अनन्या ने उसकी पल्स चेक की थी तब वो एकदम ठीक था। मैं भी गर्मी से तड़प रहा हूँ क्योंकि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। क्या तुम्हें उनको पूरा करने में मेरी मदद नहीं करनी चाहिए? सिद्धार्थ अनन्या की तरफ झुकते हुए बोला। अनन्या फ्रीज हो गई और सिद्धार्थ के शब्दों को नहीं समझ पाई, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया उसका चेहरा लाल हो गया और वो चल भी नहीं पा रही थी। अनन्या को शर्म के साथ गुस्सा भी आ रहा था। क्या सिद्धार्थ उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था? लेकिन प्रॉब्लम ये थी, सिद्धार्थ का चेहरा सीरियस ही रहता था। पहले भी जब अनन्या ने कुछ गंदा सोचा था तब सिद्धार्थ ने उसे हर बार गलत प्रूव कर दिया था। क्या वो फिर से चीजों को बहुत ज्यादा सोच रही थी? अनन्या ने लंबी गहरी सांस ली और अपने इमोशंस को दिल में दबा दिया। सीरियस आवाज में वो बोली, सर, ये मेरे काम की लिस्ट से बाहर है, प्लीज मेरे काम के टाइम मुझे परेशान ना करें। इससे बेहतर जवाब वो सिद्धार्थ को नहीं दे सकती थी। वो उसे दोबारा ये कहने और उसे लिटिल सिको बुलाने का मौका नहीं दे सकती थी। सिद्धार्थ ने अनन्या की तरफ चुपचाप देखा। उसकी नजरें उदास थी, लेकिन उनमें फिर भी कुछ ऐसा था जो अजीब था। सिद्धार्थ को चुप देखकर अनन्या खड़ी रह गई। उसकी घबराहट बढ़ रही थी, इसलिए उसने बहुत धीरे से कहा, क्या तुम अभी भी लंच करना चाहते हो? सिद्धार्थ का जवाब बिल्कुल नॉर्मल था। अनन्या अपना लिप बाइट कर रही थी, तभी सिद्धार्थ की नजर उसके लिप्स पर पड़ी और वो आगे झुका। अनन्या की बॉडी जैसे सुन्न हो गई थी, वो बस पलकें झपका रही थी। जैसे ही अनन्या ने देखा कि सिद्धार्थ उसकी तरफ झुक रहा है, वो पूरी तरह घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी एक आवाज आई, अनन्या। लतिका ने अनन्या को देखा तो उसने उसे ग्रीट करने का सोचा।
जैसे ही लतिका उन लोगों के पास आई, उसने एक अजीब सा माहौल देखा। उसे लगा कि सिद्धार्थ और अनन्या किस कर रहे थे, इसलिए वो तुरंत मुड़ गई और बोली, डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ कर दो, तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा नहीं जैसे तुम सोच रही हो। अनन्या ने सिद्धार्थ को धक्का देते हुए लतिका को समझाने की कोशिश की। ओह, लतिका कंफ्यूज थी। क्या वो दोनों मैरिड नहीं थे? वो एक नए मैरिड कपल की तरह क्यों शर्मा रहे थे? अनन्या को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत क्यों थी? अच्छा सुनो लतिका, क्या तुमने लंच कर लिया? अनन्या ने उससे पूछा, क्योंकि वो सारा टाइम घर पर ही रहती थी और अपार्टमेंट से बाहर कभी नहीं गई थी। पहले तो लतिका इसलिए बाहर नहीं जाती थी क्योंकि उसका चेहरा सही नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई इस तरह से देखे, लेकिन अब वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहती थी, फिर भी वो बाहर नहीं जाया करती थी। नहीं, लतिका ने जवाब दिया। चलो हमारे साथ चलो। अनन्या ने जान लिया था कि उसकी बीमारी मानसिक भी थी। उसके लिप्स की नसें नहीं बिगड़ी थी और ये उसे हंसने से भी नहीं रोक सकती थी, पर फिर भी वो हंसती नहीं थी। इसका कारण भी वही था जिस वजह से वो शुरू में इलाज करवाने के लिए मना किया करती थी। लेकिन अनन्या इसमें कुछ नहीं कर सकती थी अगर लतिका ने उससे बात करने से मना कर दिया तो। अनन्या को उम्मीद थी कि अगर लतिका खुद को थोड़ा सोशलाइज करेगी तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा। केवल हम दोनों नहीं जा रहे, इसका दोस्त भी हमारे साथ चल रहा है। आओ तुम भी चलो, और फिर तुमने पहले प्रॉमिस भी किया था कि तुम मुझे खाने पर बाहर ले जाओगी। अनन्या लतिका को उम्मीद से देख रही थी और सोच रही थी कि उसने पहला कदम भी उठाया था। अब पहले कदम के बाद दूसरा कदम उठाने की बारी थी। अगर वो बाहर जाती और कुछ नए दोस्त बनाती तो ये पॉसिबल था कि वो अपने पास्ट को भूल जाएगी, जिसे सोचकर वो दुखी रहा करती थी, और फिर से हंसने लगेगी। लतिका ने एक पल सोचा और फिर हंसकर कहा, ठीक है तो फिर ये ट्रीट मेरी तरफ से। लतिका ने अनन्या से रुकने को कहा। मैं अपना जैकेट और वॉलेट लेकर आती हूँ। तब अनन्या ने पलटकर सिद्धार्थ से कहा, एक पर्सन का बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, जब तक कि तुम इससे खुश हो। सिद्धार्थ की आवाज में समझदारी थी। अनन्या ने फील किया कि उसके गाल फिर से लाल हो रहे थे। सिद्धार्थ मीठी बातें बोलने में बेहतर था, बजाय पहले जैसी बातें बोलने में। प्रॉब्लम ये थी कि दूसरे आदमी अपने इरादों को लेकर क्लियर होते हैं, जबकि सिद्धार्थ एकदम अलग था। तभी लतिका आ गई और तीनों नीचे जाने लगे। विजय पहले से ही जीप लेकर एंट्रेंस पर खड़ा था। अनन्या ने जल्दी से दोनों अजनबियों को एक दूसरे से मिलवाया। विजय अच्छा दिखता था तो उसे भी अच्छी दिखने वाली औरतें पसंद थीं। हालांकि सुंदरता केवल एक जरूरत नहीं थी, सुंदरता को एक अच्छी बॉडी की भी जरूरत होती थी। विजय के सामने खड़ी लतिका केवल शक्ल से ही नहीं बल्कि बॉडी से भी खूबसूरत थी, इसलिए वो खुद को उससे अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाया। विजय की आंखों में जलता हुआ जुनून था और उसने हाथ हिलाकर कहा, हेलो प्रिटी लेडी। हेलो, लतिका ने उस आदमी को देखकर कहा। वो औरतों से भी ज्यादा सुंदर था। इस तरह एक नॉर्मल सा हेलो बोलकर वो बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए कहीं और देखने लगी। विजय को ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई। फिर विजय ने पूछा, ब्यूटीफुल, क्या तुम अभी आई हो? जब मैं अनन्या के घर पर था तब तो मुझे क्यों नहीं दिखी? लतिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस अपने सामने ही देख रही थी और थोड़ी सी परेशान लग रही थी। ये मेरी पड़ोसी है, मेरे पास वाले घर में रहती है। अनन्या ने स्माइल करते हुए जवाब देकर लतिका की हेल्प की। विजय ने रिस्पॉन्स किया, ओह, और फिर उसने गाड़ी चलाना शुरू किया। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लतिका सुंदर थी और उसकी बॉडी भी बहुत अट्रैक्टिव थी, लेकिन वो काफी शांत थी। जैसे ही लतिका ने विजय को देखा वो चिल कर रहा था। विजय सुंदर औरतों को पसंद करता था, लेकिन सुंदर और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ वो जुनूनी भी होनी चाहिए। उसकी जैसी शांत औरतों को देखकर लगता था कि उनकी लाइफ में कोई मजा ही नहीं था। लंच के लिए जो प्लेस था वो लतिका ने चुना था, राजस्थान रॉयल रेस्टोरेंट। राजस्थान रॉयल रेस्टोरेंट जयपुर शहर का एक बहुत फेमस हाई क्लास रेस्टोरेंट था, जिसमें वीआईपी मेंबरशिप सिस्टम था। रेस्टोरेंट में शांति थी और उसकी एक अलग सी क्लासिक ब्यूटी थी। जैसा कि उन लोगों ने पहले से टेबल बुक नहीं की थी और सारे प्राइवेट रूम्स फुल थे, तो वेटर उन्हें खिड़की के पास वाली टेबल पर ले गया। रेस्टोरेंट का फर्नीचर बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ था, जिसमें फ्लावर्स का पैटर्न था और खिड़की के बाहर एक नकली फाउंटेन बनाया गया था, जिसके आसपास फ्लावर्स और प्लांट्स लगे हुए थे। ये जगह सच में बहुत प्यारी थी और ऐसा लगता था कि ये सिटी से काफी दूर थी। इस तरह की शांति से अनन्या को डर लगता था, इसलिए वो कुछ कहना चाहती थी जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो। सिद्धार्थ ज्यादा नहीं बोलता था और लतिका भी। हालांकि विजय जो अक्सर मजाक करता रहता था, लेकिन अब जब लतिका वहां थी और वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, इसलिए विजय भी अपना एक्साइटमेंट खो चुका था और बात भी नहीं कर रहा था। ये अनन्या के लिए एक मुश्किल सिचुएशन थी। वो भी बात करने में ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अब जब सारे इस तरह के लोग थे तो वो माहौल को चुप नहीं रहने दे सकती थी। बहुत मुश्किल से बातचीत का टॉपिक ढूंढने के बाद अनन्या मुस्कुराई और लतिका से पूछने लगी, लतिका, मैंने मिस्टर सिन्हा से ये सुना था कि तुम गुरुग्राम से बहुत ज्यादा परिचित हो। मैं अगले हफ्ते वहां जा रही हूँ, तो वहाँ कोई ऐसी जगह है जिसके लिए तुम मुझे बताओ कि मुझे वहां भी जाना चाहिए? बताओ, मैं वहां जरूर जाऊंगी। अगले महीने आयुर्वेदा मेडिसिन एसोसिएशन वहां एक ट्रेनिंग कोर्स होस्ट कर रहा है। लतिका के बोलने से पहले ही विजय बोला, गुरुग्राम? तुम्हें मेरे जैसे एक लोकल आदमी से पूछना चाहिए। मुझे बताओ, तुम क्या करना चाहती हो, क्या खाना चाहती हो? मैं वहां तुम्हारे साथ तुम्हारा ड्राइवर और टूर गाइड बनकर चलूंगा। मैं गारंटी देता हूँ तुम खुश होकर लौटोगी। तुम गुरुग्राम से हो? अनन्या ने हैरान होकर पूछा और वो सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। अगर विजय वहां से था तो क्या सिद्धार्थ भी वहीं से था? सिद्धार्थ ने भी अनन्या की आंखों में देखा और चाय के कप को उठाने लगा। स्माइल करते हुए विजय बोला, यहाँ तक कि तुम्हारा पति भी गुरुग्राम से है, तुम उससे भी हमारा ड्राइवर बनने के लिए कह सकती हो। विजय बोला, मिस्टर सिद्धार्थ, मैं तुम्हें ड्राइवर बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस अनन्या के लिए तुम्हें ड्राइवर बनने के लिए कह रहा हूँ। अनन्या ने हंसते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर विजय। विजय ने हंसते हुए अनन्या से कहा, अनन्या, मुझे मिस्टर विजय कहना बंद करो, ये बहुत पराया सा लगता है। क्या मैंने तुम्हें मेरा नाम विजय नहीं बताया था? उसका नाम सुनने के बाद चुपचाप बैठी लतिका ने अचानक ऊपर देखा और विजय की तरफ देखने लगी। उसके बाद सिद्धार्थ को देखने लगी। लतिका की आंखों में एक अजीब सा डर था। उसकी नजरों में डर पहचानकर सिद्धार्थ ने भी उसकी तरफ देखा। सिद्धार्थ की आंखें शांत और तेज थीं, जैसे वो कोई वार्निंग दे रहा था। लतिका समझ नहीं पाई सिद्धार्थ उसे किस बारे में वार्निंग दे रहा था। क्या वो नहीं चाहता था कि अनन्या उसकी आइडेंटिटी के बारे में जाने? लेकिन अनन्या लतिका की दोस्त थी और लतिका उसे सच में पसंद करती थी।
लतिका का चेहरा जम गया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन उसने अपने हाथों को कसकर बांध लिया था। सिद्धार्थ और अनन्या पहले से ही मैरिड थे, फिर भी सिद्धार्थ अपनी वाइफ को नहीं बताना चाहता था कि वो कौन था। क्या वो अनन्या की फीलिंग्स के साथ खेल रहा था और सच में जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था? अगर सच में ऐसा ही था तो लतिका कुछ भी ना जानने का नाटक नहीं कर सकती थी। वो अनन्या को बताना चाहती थी ताकि सिद्धार्थ अनन्या की बॉडी और दिल से ना खेल सके। लतिका जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, तभी अचानक पीछे से एक औरत की आवाज सुनाई दी, लतिका। इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर लतिका ने तुरंत पलटकर उस औरत को देखा। उस औरत ने बहुत सारा मेकअप कर रखा था और वो काफी फैशनेबल लग रही थी। वो लतिका को देखकर बहुत खुश हो रही थी। लतिका, ये सच में तुम हो? उसके बाद उस औरत ने अनन्या, सिद्धार्थ और विजय को देखा। जब उसने उन दोनों आदमियों को देखा तो वो थोड़ा हैरान हो गई। फिर हंसते हुए लतिका से पूछने लगी कि ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? लतिका खड़ी हुई और उसने अनन्या को उस औरत से मिलवाया और सिद्धार्थ और विजय को इग्नोर कर दिया। उसके बाद लतिका ने उस औरत को अनन्या से मिलवाते हुए कहा, अनन्या, ये सिद्धि पटेल हैं। सिद्धार्थ खिड़की से बाहर देख रहा था जैसे सिद्धि कोई हवा थी। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इसी दौरान विजय सिद्धि को अपनी आंखों से अच्छे से स्कैन करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे कोई भाव नहीं दे रही थी, इसलिए विजय अपना सिर नीचे करके बिना इंटरेस्ट के अपना मोबाइल चलाने लगा। अनन्या ने बहुत ही प्यार से लतिका की फ्रेंड को देखकर स्माइल करते हुए उसे ग्रीट किया और कहा, हेलो मिस सिद्धि। सिद्धि थोड़ा सा हैरान हुई कि उसे दो आदमियों ने इग्नोर किया था, इसलिए वो अनन्या की तरफ देखने लगी और उसे स्माइल भी नहीं की। उसके बाद वो पलट गई। अनन्या को ये देखकर बहुत अजीब महसूस हुआ। सिद्धि उसके बाद लतिका को देखकर बोली, एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने किसी गलत इंसान को आवाज लगा दी। मैं बस अभी 2 दिन पहले ही इंडिया आई हूँ और मैंने सुना कि तुम बीमार हो और किसी से मिलना भी नहीं चाहती। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। और तुमसे मिलने के लिए आने वाली थी। किसने सोचा होगा कि तुम यहाँ बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पर आई होंगी? क्या तुम ठीक हो गई हो? लतिका ने नॉर्मली जवाब दिया, हाँ, काफी हद तक। सिद्धि ने लतिका से कहा, तुम मेरे फैमिली हॉस्पिटल में चेकअप कराने क्यों नहीं जाती? मैंने मेरे डैड से सुना था कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ढूंढा है। मैं अकेली नहीं हूँ जो ऐसा सोचती हूँ, लेकिन हम किस दुनिया में रह रहे हैं? कौन है यहाँ इतना बहादुर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करना चाहेगा? तुम अगर बीमार भी नहीं होगी तब भी अपने अंदर कोई बीमारी डेवलप कर लोगी। तुम्हारी बीमारी वेस्टर्न मेडिसिन से ही ठीक होनी चाहिए। मैं तुम्हें बताती हूँ, लास्ट टाइम एक पेशेंट था। अनन्या जैसे जैसे उस औरत की बातों को सुन रही थी, उसके लिए वहाँ बैठना मुश्किल होता जा रहा था। वो अपनी गालों पर हाथ रखकर सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ भी उसकी तरफ देख रहा था। सिद्धार्थ की स्माइल उसकी आंखों में चमकते हुए तारों की तरह चमकदार थी। और उसके बाद उसने चम्मच उठाया और खाना भरकर अनन्या को खिलाने लगा। अनन्या थोड़ा सा हैरान रह गई। अनन्या ने हैरानी से अपना मुंह खोला और खाना खाने लगी। थोड़ी सी सॉस अनन्या के चेहरे पर लग गई और सिद्धार्थ ने तुरंत नैपकिन उठाकर साफ किया। सिद्धि की बातें सुनकर लतिका भी थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं अनन्या को दुख न पहुंचे। वो अनन्या के लिए सॉरी फील करते हुए उसे देख रही थी, लेकिन जो भी हुआ था अनन्या के सामने ही हुआ था। सिद्धार्थ और अनन्या की रिलेशनशिप अच्छी दिख रही थी। अनन्या के पति को देखकर लगता था कि वो उसे सच में पसंद करता था। क्या लतिका इन सब के बारे में ज्यादा सोच रही थी? शायद वो अपनी आइडेंटिटी अनन्या से नहीं छुपा रहा था। हो सकता है उसे अनन्या को बताने का चांस न मिला हो। सिद्धि को एहसास हुआ कि लतिका उसकी बातों को नहीं सुन रही थी, इसलिए वो उन दोनों आदमियों को देखने लगी। वो दोनों आदमी अच्छे दिख रहे थे, लेकिन सिद्धि ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि वो उनके सेम सोशल सर्कल के नहीं थे। वो दोनों पक्का ही उनके सर्कल के बाहर के थे। वो दोनों टॉय बॉयज लतिका को कहाँ से मिले थे? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वो उन दोनों को कभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाती। सिद्धि को ये सब सोचकर थोड़ा शक हुआ और उसने लंबी सांस ली और फिर लतिका को देखकर पूछने लगी, लतिका, क्या ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? लतिका ने सिद्धि को देखा और जवाब दिया, नहीं। सिद्धि परेशान दिख रही थी और बोली, मैंने सुना कि उस लड़के ने अंटार्कटिका में तुमसे ब्रेकअप कर लिया था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम जैसे लोगों को खराब बैकग्राउंड वाले लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हमें हमारी आइडेंटिटी की वजह से टारगेट करते हैं। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई हमसे शादी करता है तो उसे 20 साल कम काम करना पड़ेगा और वो अपनी लाइफ आराम से बिताएगा। अनन्या सिद्धि की तरफ हैरानी से देखने लगी। हालांकि वो लतिका से पूछना चाहती थी कि अंटार्कटिका में क्या हुआ था और क्यों वो उससे इतना अफेक्ट हो गई थी कि वो अपना इलाज भी नहीं करना चाहती थी। अनन्या को लगा था कि शायद कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम थी और उसे डर लग रहा था कि कहीं वो लतिका से ये सब पूछकर उसे दुखी न कर दे। सिद्धि ऐसे दिखा रही थी कि जैसे उसे लतिका की बहुत चिंता थी, लेकिन इस मैटर को इस तरह सब लोगों के सामने लाकर जैसे वो उसके दिल पर चाकू से वार कर रही थी। मेरे पास अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं, लतिका ने सिद्धि की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। सिद्धि लतिका को हैरानी से देखने लगी। सिद्धि को बहुत बुरा फील हो रहा था। उसे लगा कि वो लतिका की भलाई के लिए ही बोल रही थी और लतिका है कि उसे ही गलत समझ रही थी। ठीक है, तुम अपना लंच करो, हम रात को किसी कैफे में मिलकर बात करेंगे। हाँ, सिद्धि ने अपना सर नीचे करते हुए कहा। नहीं, मैं रात में थोड़ा बिजी हूँ, लतिका ने मना करते हुए कहा। सिद्धि बिल्कुल खुश नहीं थी। एक पल के लिए उसने कुछ सोचा और फिर चली गई। सॉरी, लतिका ने अनन्या को देखते हुए कहा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? सिद्धि के शब्दों से लग रहा था कि वो सिद्धार्थ और विजय को टॉय बॉय कह रही थी। लतिका ने धीरे से कहा, वो कह रही थी कि आयुर्वेदिक दवाई। अनन्या ने हंसकर कहा, अरे कोई बात नहीं। ये सच है कि आयुर्वेदिक दवाइयां अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं और वेस्टर्न दवाइयां ट्रेंड में हैं। पिछले कुछ सालों में इनमें बहुत बदलाव आया है। अब तो वेस्टर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन में काफी जुड़ाव दिखाई देता है। जब अनन्या के दादाजी जिंदा थे तब सच में आयुर्वेदिक मेडिसिन को काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। लोग अक्सर ऐसे आर्टिकल्स लिखते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन ने लोगों को अटैक किया है और उनके एग्जांपल्स भी डाल देते हैं कि कैसे लोग आयुर्वेदिक दवाई यूज करके बर्बाद हो गए। कुछ लोगों ने तो इसे बैन करने के लिए भी कहा, लेकिन ऐसा इसलिए होता आया है क्योंकि कोई भी लोग दावा करते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर होने का, पर होते नहीं है और लोगों को हर्ट करते हैं। अनन्या जब भी ऐसे आर्टिकल्स को देखती थी उसे बहुत दुख होता था, लेकिन उसके दादाजी उसे प्यार से समझाया करते थे।
तुम्हें फ्यूचर में इस तरह की बहुत सी परेशानियां देखने को मिलेंगी। गुस्सा मत करो। अगर तुम्हारे पास गुस्सा करने का टाइम है तो तुम्हें उसे लोगों का इलाज करने और इसकी जानकारी आगे तक पहुंचाने में यूज करना चाहिए। तुम्हारा आयुर्वेदिक मेडिसिन में भरोसा रखना ही इस आयुर्वेदिक कल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये सब जरूर बदलेगा। आयुर्वेदिक दवाइयाँ कभी भी खत्म नहीं हो सकती और ना ही मर सकती हैं। उनकी आवाज में नरमी थी, उनकी स्टाइल भी काइंड थी। वो लोगों को जुनूनी बना देते थे। शायद आयुर्वेदिक मेडिसिन अभी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन वो एक दिन जरूर सभी लोगों तक पहुंचेगी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उसके दादाजी के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और अनन्या उन सबसे कोई ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं थी, लेकिन उसने अपने दादाजी के विश्वास को आगे तक ले जाने का ठान लिया था। एक मिनट, उनका सरनेम पटेल था। क्या पटेल विमेन और चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, ग्रैंड हॉस्पिटल और पटेल्स ब्यूटी हॉस्पिटल उन्हीं के हैं? विजय ने अचानक पूछा। लतिका ने विजय की तरफ देखकर सिर हिलाया। इसी दौरान अनन्या कुछ सोचने लगी। पटेल विमेन और चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, ग्रैंड हॉस्पिटल और पटेल्स ब्यूटी हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल्स अनन्या के टीचर के बॉक्स में रखे कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स इन्हीं हॉस्पिटल के थे। लंच के बाद अनन्या को रितिका से मिलने जाना था, इसलिए सिद्धार्थ ने उसके साथ जाना डिसाइड किया और विजय से अपने आप जाने को कहा। और लतिका को भी घर छोड़ने का सिद्धार्थ का कोई इरादा नहीं था। लतिका ने बुरा नहीं माना और वो बोली, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी अपने पेरेंट्स से मिलने उनके घर जाने का सोच रही थी। अनन्या ने लतिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ घर जाओ और अपने पेरेंट्स से मिलो, तुम्हें उनके साथ डिनर भी करना चाहिए। अनन्या को यकीन था कि अगर वो फैमिली से मिलकर उनका प्यार और केयर महसूस करेगी तो उसकी जिंदगी में भी प्यार और उम्मीद लौट आएगी। जबकि विजय खुश नहीं था और वो सिद्धार्थ की कार को जाते हुए उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए चिल्लाया, सिद्धार्थ मेरी किस्मत खराब थी जो मैं तुमसे मिला। लतिका ने विजय को हैरानी से देखा और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उनसे टैक्सी बुलाने के लिए मदद मांगी, लेकिन उसकी किस्मत सिद्धि एक बार फिर उसे एंट्रेंस पर मिल गई। सिद्धि के साथ एक और यंग वुमन थी जिसकी आंखें बड़ी थीं और नुकीली चिन थी। उसके फीचर्स अच्छे थे, लेकिन उसकी चिन कुछ ज्यादा ही नुकीली थी, ड्रिल मशीन की तरह। जैसे ही उस यंग वुमन ने लतिका को देखा, उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। जब सिद्धि ने देखा कि वो यंग वुमन लतिका की तरफ जा रही थी, तो उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस दिखे, जैसे वो उन दोनों औरतों के बीच फंस गई थी। इसलिए वो अपनी फ्रेंड का रास्ता रोकते हुए बोली, अदिति तुम्हारी कार उस तरफ खड़ी है, चलो वहां चले। जिस औरत का नाम अदिति था वो लतिका को घूर रही थी। क्या लोग ऐसा नहीं कर रहे थे कि लतिका अपना दिल टूटने की वजह से दुखी थी? वो बीमार थी, अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी और एक दयनीय जिंदगी जी रही थी। वो ये सब सुनकर बहुत खुश थी, लेकिन ये क्या था? उसके सामने खड़ी लतिका तो बिल्कुल वैसी ही लतिका थी जैसे वो जानती थी, घमंडी, शांत और सुंदर। उस यंग वुमन ने सिद्धि का हाथ हटाया और लतिका को झूठी स्माइल दिखाते हुए बोली, लतिका। वो उसे चिढ़ाते हुए बोली। लतिका सिद्धि से अच्छे से बात कर रही थी क्योंकि वो उसकी बेशर्मी झेल पा रही थी, लेकिन इस औरत की कहानी अलग थी। लतिका ने उसकी तरफ नहीं देखा, जैसे वो लतिका के सामने थी ही नहीं। सिद्धि को अजीब लग रहा था और वो धीरे से बोली, अदिति कुछ मत कहो। जोर से हंसते हुए अदिति बोली, मैं अकेली नहीं हूं जो ये सब कह रही हूँ। जब उसने मेरे बॉयफ्रेंड को छीना था तो किसी ने मेरी फीलिंग का ध्यान नहीं रखा। विजय साइड में खड़ा होकर उन तीनों औरतों को इंटरेस्ट से देख रहा था। जहाँ कहीं लोग होते हैं वहाँ मुश्किल होती है, लेकिन जहाँ कहीं औरतें होती हैं वहाँ वॉर होता है। लतिका अदिति को घूरते हुए बोली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड छीना? तुम उसकी गर्लफ्रेंड कब थी? तुम्हारा प्लास्टिक वाला चेहरा एक सांप जैसा लगता है जिससे उसे डरावने सपने आते थे। लतिका के इन शब्दों को सुनकर अदिति दुखी हो गई और वो गुस्से से उसका मुंह नोचना चाहती थी, लेकिन उसने अपने दांत पीसे और हंसते हुए बोली, हाँ तुम ग्रेट और अमेजिंग हो। क्या तुम्हें उसने डिच नहीं किया? एक औरत जो केवल ये जानती है कि दूसरों को कैसे नीचा दिखाना है, वो केवल उन आदमियों के लिए है जो उसके पैसे के पीछे हैं। उसने बोलते हुए अपना हाथ बढ़ाकर विजय की तरफ इशारा किया और कहा, इस टॉय बॉय के अलावा तुम्हें और झेल भी कौन सकता है? उसके बाद वो विजय को देखकर मजाक उड़ाने लगी। विजय ये देखकर शॉक्ड हो गया था। इन सब में उसे बीच में लाने की कहां जरूरत थी? वो बस वहां रुककर उनका शो देख रहा था, लेकिन अचानक वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया था। वो विजय था, बहुत सी औरतों के सपनों का प्यार, वो आदमी जिसने पता नहीं कितनी औरतों की नींद खराब कर रखी थी, और वो जहां भी जाता था उसके लिए औरतें पागल हो जाया करती थी। वो अदिति विजय को एक टॉय बॉय कैसे बुला सकती थी, जबकि वो अपने ब्रांडेड सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था? लतिका बस जवाब देने ही वाली थी, तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया और एक आवाज सुनाई दी, सॉरी लेकिन मुझे इस तरह की खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं। भले ही मैं इस तरह की सुंदर औरतों से शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कभी प्लास्टिक चेहरे वाली और सांप जैसी दिखने वाली औरतों में इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा। लतिका की बॉडी हैरानी से अकड़ गई थी। वो विजय को दूर करना चाहती थी, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। इसी बीच अदिति गुस्से से पागल हो गई थी और वो बोली, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम जैसे टॉय बॉय की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम बस इंतजार करो। उसके बाद वो मुड़ी और अपने हाई हील्स की आवाज टिक 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 करते हुए गुस्से में चली गई। सिद्धि ने लतिका को सैड होते हुए देखा और कहा, लतिका आई एम सॉरी, अगर मुझे पता होता कि वो इस तरह से करेगी तो मैं उससे कभी नहीं कहती कि मैंने तुम्हें देखा। मैं तुम दोनों की हेल्प क्यों नहीं कर पाई? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लतिका ने बीच में ही कट करते हुए कहा। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।